यह पहली बार था जब गैरी ने जानबूझकर कुछ किया था ताकि उसका ग्रेड बढ़ सके। पिछली बार तो उसने बस अपनी क्लास चुनी थी और हैरानी की बात यह रही कि उसी से वह नाइट ग्रेड वेयरवुल्फ में अपग्रेड हो गया था। चूंकि अपीयरेंस में आया ज्यादातर बदलाव वॉरियर क्लास चुनने की वजह से था, गैरी को उम्मीद थी कि इस बार वह सिस्टम के बेनिफिट्स बिना किसी दर्द के पा सकेगा। वह पूरी तरह गलत भी नहीं था। उसके शरीर में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ, बस एक अजीब सा एहसास था। लेकिन बार बार ट्रांसफॉर्म होने की वजह से वह अब ऐसे सेंसेशंस का आदी हो चुका था, मगर जिसके लिए वह बिल्कुल भी तैयार नहीं था वह था उसका दिमाग। ऐसा लग रहा था जैसे दिमाग पिघल रहा हो और अंदर से किसी गर्म लोहे की रॉड उसे लगातार कुरेद रही हो। यह दर्द नए स्किल्स सीखने से भी कहीं ज्यादा था, और उससे भी बुरा यह कि यह ज्यादा देर तक चला। वेयरवुल्फ वहीं जमीन पर ढेर हो गया। उसने अपना सिर पकड़ लिया और इंस्टिंक्टिवली अपने नाखूनों से नोचने लगा। फिर खुद को रोकना पड़ा, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ कब के ट्रांसफॉर्म हो चुके थे। इस डैम सिस्टम के साथ हर चीज दर्दनाक ही क्यों होती है? गैरी दहाड़ा, अपने अब तेज हो चुके कैनाइन्स को भींचते हुए, ताकि ट्रांसफॉर्मेशन को किसी तरह रोक सके। दर्द को थोड़ा सा भी कम करने के लिए वह अपनी पूरी ताकत से चीख पड़ा। आग! कितना समय बीता उसे पता नहीं चला, मगर जैसे ही दर्द कम हुआ उसे समझ आ गया कि सब खत्म हो चुका है। और जैसे इस बात पर जोर देना हो, वेयरवुल्फ सिस्टम ने एक नया नोटिफिकेशन भेज दिया। Your grade has been upgraded from Knight to Bishop. एक /15 pawn points to upgrade to the next grade. सबसे अच्छी बात यह थी कि अपग्रेड काम कर गया था। इसके अलावा एक्स्ट्रा पॉइंट भी कैरी ओवर हो गया था। मगर गैरी को अब भी यह समझ नहीं आ रहा था कि ग्रेड बढ़ने से उसे असल में फायदा क्या हुआ। आखिर पॉन पॉइंट से तो स्किल और स्टैट पॉइंट्स एक्सचेंज किए जा सकते थे, और एक नाइट पॉइंट की वैल्यू 5 पॉन पॉइंट्स के बराबर थी। गैरी जानता था कि अल्फा बाइट की डिस्क्रिप्शन के मुताबिक अब नाइट ग्रेड पर वेयरवुल्व्स बनाने का चांस होना चाहिए। उसी तरह वह अब ओमेगा वेयरवुल्व्स को भी इस ग्रेड पर अपने पैक में इनवाइट कर सकता था, क्योंकि अब वह उनसे ऊपर था। हाँ, उसके लिए पहले किसी ओमेगा वेयरवुल्फ को ढूंढना पड़ेगा। फिलहाल ये फीचर्स ज्यादा काम के नहीं लग रहे थे, कम से कम अभी तो नहीं। इसलिए उसे उम्मीद थी कि सिस्टम कुछ और इनसाइट देगा जिससे उसका इन्वेस्टमेंट वर्थ इट साबित हो। वह किसी और को टर्न करने का इरादा नहीं रखता था, कम से कम तब तक नहीं जब तक फुल मून की रात ओलिविया के साथ क्या होगा यह साफ न हो जाए। वह दूसरों को उस सबसे नहीं गुजारना चाहता था जिससे वह खुद गुजरा था। जब उसने अपना करंट रैंक चेक किया तो यह सारी जानकारी वहां पहले से मौजूद थी, लेकिन उसके नीचे अब कुछ नया भी जुड़ गया था। An alpha at the bishop grade can select a class for all his night grade werewolves. Extra class choices may become available based on the werewolves or their current grade. Meeting certain conditions will allow werewolves to access special classes. ये देखकर गैरी को लगा कि ये वाकई एक बड़ा अपग्रेड है। उसे पता था कि वॉरियर क्लास चुनने के बाद उसने खुद सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट देखी थी। असल में ये अपने पैक की ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ाने का तरीका था। टैब देखते हुए गैरी ने नोट किया कि पिछली बार के मुकाबले ओलिविया का ग्रेड बदल चुका था। हाउलर्स पैक अल्फा वेयरवुल्फ, गैरी डेम्ड बिशप 1/15, बेटा वेयरवुल्फ ओलिविया पॉन 0/1। सिस्टम, क्या तुम कह रहे हो कि उसे नाइट ग्रेड में अपग्रेड करने के लिए मुझे एक पॉन पॉइंट देना होगा? वैसे पॉइंट्स तो मेरे पास हैं, और मैं क्यूरियस भी हूं कि क्या उसे कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलेगा। शुरू में गैरी काफी एक्साइटेड था, लेकिन फिर वह रुक गया और सोचने लगा। उसे अब भी यह तय नहीं था कि ओलिविया के साथ क्या करना चाहिए। हाँ, उसने उसकी मदद की थी, बल्कि गैरी को पूरा यकीन था कि अगर आखिरी अटैक में उसकी व्हिप ने कर्क की टांग न खींची होती तो शायद वह अपनी जान गंवा देता। लेडी बॉस ने ग्रुप की भी मदद की थी और उसकी बहन को बचाया था। यह उसने सिर्फ पैक रूल्स फॉलो करने की वजह से किया या नहीं, यह अलग बात थी, लेकिन इतना तो साफ था कि वो कुछ हद तक लॉयल थी। अगर मैं ओलिविया को नाइट ग्रेड में अपग्रेड करता हूं तो वह जरूर स्ट्रांग होगी, लेकिन चाहे उसका ग्रोथ मेरी तरह ही क्यों ना हो, मैं फिर भी उससे काफी ऊपर रहूंगा। आखिर कल के बाद मुझे खुद भी बड़ा अपग्रेड मिला है, गैरी ने सोचा। और अगर आखिरकार मुझे उसे मारना ही पड़ा तो वह नाइट ग्रेड वेयरवुल्फ होगी, जिससे शायद मुझे एक नाइट पॉइंट मिल जाएगा, यानी एक पॉइंट देकर 5 वापस। प्योर विन विन। आखिरकार गैरी ने खुद को मना ही लिया, हालांकि इसमें उसकी क्यूरियोसिटी का भी बड़ा हाथ था।
उसने उसका नाम प्रेस किया और उसका पॉइंट उसी पर खर्च हो गया. Congratulations, one of your beta werewolves has been upgraded to night grade. You may now select her class Hunter class, recommended. A werewolf hunter is fast, agile, and sneaky. He focuses on killing his prey quickly, out of sight, and from the shadows. He is able to track his targets from a great distance and has great focus. Class perks include more and better marks, improved tracking. Protector class, a werewolf protector boasts one of the sturdiest bodies of his race. He uses his own body to shield his pack members from any harm, making sure that they will survive. Class perks include an extra point in endurance upon each level up, faster healing. Warrior class, a werewolf. Warrior could be considered the vanguard of his pack. He leads his pack into battle with his strength. He has exceptional fighting ability and courage, but it is because of this trait and his role that this class boasts the highest fatality rate. Class perks include wide range of skills to select from, large energy pool. गैरी को थोड़ी निराशा हुई कि उसके ऑप्शंस वही थे जो उसके खुद के थे. उसे कुछ वैरायटी की उम्मीद थी, कम से कम वेयरवुल्फ क्लासेस के बारे में और जानने के लिए. आखिर सिस्टम ने उसे स्पेशल क्लासेस की पॉसिबिलिटी दिखाकर क्यूरियस कर दिया था. ओलिविया के नाम के नीचे अब लिखा था ग्रेड नाइट 0/5. वह उसे और अपग्रेड करने के टेम्पटेशन में था, लेकिन यह समझदारी नहीं होती. ऊपर से उसके पास जरूरी पॉन पॉइंट्स भी नहीं थे. सिस्टम हंटर क्लास रेकमेंड कर रहा है, और सच कहूं तो मैं उसे प्रोटेक्टर या वॉरियर के रूप में इमेजिन भी नहीं कर सकता. गैरी ने सोचा और वही सिलेक्ट कर लिया. तभी हाई स्कूलर को एहसास हुआ कि शायद उसे ओलिविया को पहले टेक्स्ट करना चाहिए था, लेकिन अब देर हो चुकी थी. उसका शरीर ऑलरेडी चेंज होना शुरू हो चुका था. वह कहां थी, क्या कर रही थी? गैरी बस यही उम्मीद कर सकता था कि वह सेफ हो. Your beta wolf has successfully become a hunter class werewolf. जब काई बिजी है तो मुझे ओलिविया से मिलना चाहिए और खुद देखना चाहिए कि उसका हंटर क्लास कैसे काम करता है. शायद अब उसके पास भी कोई सिस्टम हो, या फिर बिशप ग्रेड बनने के कुछ और बेनिफिट्स हो जिनके बारे में मुझे अभी पता नहीं, गैरी ने सोचा. और आखिर में बिशप ग्रेड वेयरवुल्फ बनने के बाद उसे एक आखिरी नोटिफिकेशन भी मिला था. न्यू क्वेस्ट रिसीव्ड गोइंग अप इन द वर्ल्ड रीच लेवल 25 रिवॉर्ड, फर्स्ट क्लास प्रमोशन. एक बार फिर सिस्टम ने साफ संकेत दे दिया था कि गैरी को लेवलिंग अप पर पूरा ध्यान देना चाहिए. वॉरियर क्लास वेयरवुल्फ बनने के बाद उसे जितना फायदा मिला था, उसे देखकर साफ था कि क्लास प्रमोशन, जिसमें वह उसी क्लास का एक हायर टियर वर्जन चुन पाएगा, उसे और भी ज्यादा खतरनाक बना देगी. मैं आखिर कितनी दूर तक जा सकता हूं, गैरी ने मन ही मन सोचा. अब तक हर ग्रेड चेस पीसेस से जुड़ा हुआ है, तो क्वीन या किंग शायद आखिरी सीमा होंगे. अगर हर नया ग्रेड मुझे क्लास अपग्रेड देता है, तो जेडन जैसे मॉन्स्टर को रीच करने या उससे आगे निकलने के लिए मुझे कितनी क्लास प्रमोशंस चाहिए होंगी. ये सोचते ही उसके अंदर उठी एक्साइटमेंट धीरे धीरे ठंडी पड़ गई. व्हाइट टाइगर ऑल्टर्ड को देखकर गैरी को खुद पर यकीन करना मुश्किल लग रहा था. सिन का भाई जेडन. गैरी को नहीं लगता था कि वह उसे हरा पाएगा, चाहे वह अपनी मौजूदा ताकत से दोगुना ही क्यों न हो जाए. क्यर्क के खिलाफ लड़ाई में ही उसे कितनी मुश्किलें आई थी, और उसे पूरा भरोसा था कि जेडन ने अपनी असली ताकत का एक छोटा सा हिस्सा ही दिखाया था. असली सवाल यह है, मैं उस लेवल तक पहुंचूंगा कैसे? बॉन्ड मार्क से रोज के 50 एक्सपी ठीक है, लेकिन उस रफ्तार से तो पूरी जिंदगी लग जाएगी. ऊपर से हर लेवल के साथ एक्सपी रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाती है. अब तक मुझे एक्सपी सिर्फ 2 तरीकों से मिला है, लड़ाई शुरू करके या फिर खुद को बेहद खतरनाक हालात में डालकर. यह सोचकर गैरी को एहसास हुआ कि वह फिलहाल इनमें से कुछ भी नहीं करने वाला था. अंडरडॉग्स और ग्रे एलिफेंट्स के खत्म होने के बाद स्लॉफ उसके परिवार के लिए काफी सेफ हो जाने वाला था. पैसे की प्रॉब्लम पहले ही सुलझ चुकी थी, और दोनों बड़े गैंग्स पर कंट्रोल मिलने के बाद हालात और बेहतर हो जाते. फिर भी एक सवाल बचा हुआ था, वह सब अपनी बहन को कैसे समझाएगा, और अपनी मां को जब वह जागेगी. रुको, एक और बात है, ये वेयरवुल्फ सिस्टम आखिर किसका है? अगर हम अंडरडॉग्स पर कब्जा कर लेते हैं, तो सिस्टम का असली ओनर शायद खुद हमारे पास आए. उस वक्त मुझे इतना स्ट्रांग होना होगा कि सबको बचा सकूं. और छोटे गैंग्स भी होंगे जो मौके का फायदा उठाने आएंगे, जैसे बेन क्लोव की मीटिंग वाले लोग. ये तय करते हुए गैरी ने अपने एक्स्ट्रा पॉन पॉइंट्स इस्तेमाल करने का फैसला किया.
इस वक्त उसके पास सिर्फ 2 बचे थे। इतने से ओलिविया बिशप ग्रेड तक नहीं पहुंच सकती थी और न ही वह खुद अगला ग्रेड हासिल कर सकता था। चूंकि अगला अपग्रेड अभी काफी दूर था और उसे आने वाले समय में और लड़ाइयों की उम्मीद थी, उसने pawn points खुद पर खर्च करने का सोचा। Would you like to convert one pawn point into stat point? 3 stat points have been obtained. गैरी को राहत मिली। एक pawn point से एक से ज्यादा stat points मिलना अच्छा लगा। लेकिन अब ग्रेड की अहमियत समझ में आने के बाद उसे ये pawn points बेहद कीमती लगने लगे। इसी वजह से उसके मन में सवाल उठा, उसे इतने कम pawn points क्यों मिलते हैं? पिछली बार जब उसने pawn point कन्वर्ट किया था तो उसे 3 skill points मिले थे, जो stat points से ज्यादा valuable लगते थे। पर जैसा कहा जाता है, beggars can't be choosers। उसने आखिरी बचा pawn point भी कन्वर्ट कर दिया। Would you like to convert one pawn point into stat point? Yes, 2 stat points have been obtained। इस बार कम points मिलने से वह थोड़ा चौंका। या तो हर pawn point की वैल्यू बराबर नहीं थी, या फिर कन्वर्जन पूरी तरह फिक्स नहीं थी, बल्कि उसमें रैंडमनेस भी शामिल थी। इसका पता लगाने के लिए उसे और टेस्ट करने पड़ते, लेकिन pawn points कोई ऐसी चीज नहीं थे जो आसानी से मिल जाएं। फिर भी गैरी को पता था कि वह अपने कुल 5 स्टैट पॉइंट्स का क्या करने वाला है। 5 stat points have been allocated to health। Your base health has increased to 160। लेवल 18 पर मिले एक स्टैट पॉइंट की तरह उसने बाकी सब भी हेल्थ में डाल दिए। अब तक उसे एनर्जी या हेल्थ बढ़ाने का कोई भरोसेमंद तरीका नहीं मिला था, जबकि बाकी स्टैट्स बीस्ट्स खाने से और अपेरेंटली ऑल्टर्ड खाने से भी नेचुरली बढ़ सकते थे। अब न्यू स्किल चुनने को छोड़कर सिस्टम से जुड़ा सब कुछ पूरा हो चुका था और वह स्किल उसने बाद के लिए टाल दी थी। इस पल गैरी अपनी जिंदगी में अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग वर्जन था। वह खड़ा हुआ और किचन की ओर बढ़ा, वही जगह जहां सबसे ज्यादा खुली स्पेस थी। वह अपने पंजों पर उछलने लगा, ठीक वैसे ही जैसे कोई खास इंसान ऑल्टर्ड मैच से पहले करता था। शरीर जब ढीला पड़ गया तो उसने पूरी रफ्तार से पंचेस फेंकने शुरू किए, एक के बाद एक। फिर वह अचानक रुक गया। उसका मुक्का हवा में थमा हुआ था। हवा को चीरने की आवाज साफ सुनाई दी, और यह सब उसने कंट्रोल्ड ट्रांसफॉर्मेशन इस्तेमाल किए बिना किया था। यह बॉडी कमाल की है। अगर स्कूल में मैंने पूरी ताकत से खेला तो सब मुझे ऑल्टर्ड ही समझेंगे। रग्बी प्रैक्टिस और पीई लेसन्स में मुझे खुद को रोकना पड़ेगा। अपनी छोटी सी एक्सरसाइज जारी रखते हुए उसने पैरों के स्विंग्स किए और वही रूटीन ड्रिल शुरू की जो वह अक्सर इनू के साथ ट्रेनिंग में करता था। एक बार फिर वह हैरान रह गया। उसकी स्पीड में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई थी, और स्पीड के साथ साथ उसके पंचेस और हिट्स की पावर भी कई गुना बढ़ चुकी थी। कर्क के खिलाफ लड़ाई ने उसे स्पीड की असली अहमियत दिखा दी थी, और यह भी कि ओपोनेंट को छू न पाना कितना फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। पर अचानक एक सच्चाई ने उसे फिर से जकड़ लिया। वह ये सब कर पा रहा था क्योंकि उसने अपने आइडल को खा लिया था। बोन्स। गैरी को अचानक सब याद आ गया। गैरी ने बिना एक पल गवाए अपना कमरा छान मारना शुरू कर दिया। आखिरी चीज जो वह चाहता था वो ये थी कि एमी को हड्डियों का कोई ढेर मिल जाए, और ऊपर से कर्क का सिर भी उन्हीं में था। पहली चीज समझाना ही नामुमकिन होता, दूसरी चीज तो बिल्कुल असंभव। पूरा 1 घंटा बीत गया। अपार्टमेंट का हर कोना, हर दराज, हर अंधेरा हिस्सा, सब कुछ भी नहीं। वेयरवुल्फ ने अपनी नाक का इस्तेमाल तक किया, खून की जरा सी भी गंध ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। बिल्कुल कुछ नहीं। मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? ये ठीक फुल मून वाली रात जैसा है। दिमाग में कुछ भी नहीं बचा। क्या मैं ब्लैकआउट हो गया था? कर्क के सिर के बाद की घटनाओं को वह बार बार अपने दिमाग में दोहराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यादें जैसे मिटा दी गई हों। जब साफ हो गया कि वो चीज अपार्टमेंट में नहीं है, तो एक ही रास्ता बचा, बाहर जाना। हुडी उठाने ही वाला था, फिर वापस रख दी। कल के बाद अब उसकी जरूरत नहीं थी। दिन का समय था। गैरी सड़कों पर घूमता रहा, जहां जहां से भी खून की हल्की सी गंध आती वह उधर मुड़ जाता। नतीजा, कुछ रोड किल और एक आदमी जिसने शेविंग करते वक्त खुद को काट लिया था। सर्च रेडियस बढ़ती गई। वह उसी रास्ते पर गया जो उसके घर से कल की लड़ाई तक जाता था, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उसे रोक दिया गया। पुलिस पूरे इलाके को सील कर दिया गया था। इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। फिर भी सबसे बड़ा फर्क कुछ और ही था। अंडरडॉग्स गायब थे, पूरी तरह। इलाके में उनका एक भी मेंबर नहीं दिख रहा था।
बिना चेहरा छुपाए चलना, बिना पीछे देखे, बिना हुड चढ़ाए, ये आज़ादी उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। अब ये उसकी थी। इसका मतलब ये भी था कि वह सर्च जारी रख सकता था, बस बंद इलाकों के बाहर। लेकिन अगले कई घंटे भी बेकार गए। एक भी क्लू नहीं। यहां तक कि उन रास्तों पर लौटने के बाद भी जिन्हें वो आखिरी बार याद कर पा रहा था। अगर मेरी नाक तक कुछ नहीं ढूंढ पाई, तो शायद इसका मतलब है कि कोई और भी उसे नहीं पाएगा। शाम ढलने लगी तो वह घर लौट आया, ठीक समय पर। एमी उससे कुछ ही मिनट बाद अपार्टमेंट में दाखिल हुई। गैरी ने उसे नॉर्मल दिखने की पूरी कोशिश की। कहा कि उसका एक दोस्त से झगड़ा हो गया था, इसलिए मूड ठीक नहीं था। एमी ने झूठ पहचान लिया, लेकिन हमेशा की तरह उसने उसे वहीं छोड़ दिया। कम से कम उसका भाई अब पहले जैसा लग रहा था, यही उसके लिए काफी था। सोने से पहले गैरी ने कुछ चीजें की। उसने ओलिविया को मैसेज किया। हंटर क्लास देने के बाद वह बेटा वुल्फ की हालत देखना चाहता था, लेकिन हड्डियों की तलाश में देर हो गई। लेडी बॉस ने मैसेज सीन किया और कोई रिप्लाई नहीं दिया। वह नाराज थी। ये गैरी को महसूस हो गया, और वह अकेली नहीं थी। खाई का मैसेज अब तक नहीं आया था, ना उसका, ना किसी और का। फिर भी गैरी ने इसे अच्छा साइन माना। शायद सब लोग आराम कर रहे थे। आज वह पहली बार चैन से सोया। Your blend days until the next full moon. 50 XP has been gained from current bond marks. XP5, 52, 344. अजीब बात यह थी कि वह चाहता था कि अंडरडॉग्स और ग्रे एलिफेंट्स का मामला फुल मून से पहले ही सुलझ जाए। इस बार नोटिफिकेशंस उसे इरिटेट नहीं कर रही थी। वो उन्हें कैलेंडर की तरह इस्तेमाल कर रहा था। अगली सुबह, हमेशा की तरह, गैरी सबसे पहले निकला। आज वह जेन्युइनली एक्साइटेड था। सबसे मिलना था। यह जानना था कि उसके जाने के बाद क्या हुआ। और सबसे जरूरी, खाई से अगला कदम तय करना। टॉम अभी इंटर्नशिप पर था। बाकी वही लोग थे जिनसे वह बात कर सकता था। क्लासरूम में घुसते ही टॉम की सीट खाली थी। एक्सपेक्ट, लेकिन उसके बगल में इनू की सीट भी खाली थी। पहले लगा शायद जल्दी है, लेकिन लेसन शुरू होने तक भी वो सीट खाली रही। क्या उसने छुट्टी ली है? हो सकता है उसने उन ऑर्फन्स को पर्सनली जाना था। कमबक, मैं तो बस अपने बारे में ही सोचता रहा। गैरी ने फोन निकाला। मैसेज भेजने ही वाला था। ठीक है। मिस्टर ग्रे की आवाज गूंजी। हमारे रीसेंट ट्रांसफर स्टूडेंट इनू ने स्कूल छोड़ने का फैसला किया है। अब वो हमारे साथ नहीं रहेगा। आइए उसके फ्यूचर के लिए बेस्ट विश करें। गैरी का हाथ हवा में रुक गया। क्लासरूम में फुसफुसाहट फैल गई। क्या सच में उसने ट्रांसफर लिया? मुझे नहीं लगता। वो न्यूज में था पक्का। वो ब्लैक और गोल्ड गैंग के साथ था। हमारी क्लास में गैंगस्टर था, बैंडेजेस देखकर समझ जाना चाहिए था। अब गैरी को समझ आया। पूरी घटना ब्रॉडकास्ट हुई थी। क्रैप, इनू, मेरी, ऑस्टिन, किसी के चेहरे ढके नहीं थे, और मेरा मास्क, वो भी गिरा था। लेकिन कोई उसका नाम नहीं ले रहा था। मतलब उसकी आइडेंटिटी अभी सेफ थी। लंच बेल बजी। गैरी ने खाना छोड़ दिया। उसने ग्रुप में मैसेज भेजा, इनू ने स्कूल क्यों छोड़ा? फिर वह ऊपर की मंजिल की तरफ बढ़ा। विंडो वाली सीट खाली। एक्सक्यूज मी, गैरी ने एक सीनियर से पूछा, खाई या मरी को देखा है? खाई, आज ही बताया गया। वो दोनों वेस्ट ब्रिज छोड़ चुके हैं। उसी पल गैरी को पूरा यकीन हो गया, कुछ बहुत गलत हो चुका था। यह बात मजाक नहीं थी कि गैरी को छोड़कर वेस्ट ब्रिज से हर एक हाउलर्स मेंबर ने रिजाइन कर दिया था। अब उसे सच में डर लगने लगा था कि उसके दोस्तों के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। आखिर कल उसे खाई का सिर्फ एक पर्सनल मैसेज मिला था, और उसके बाद कुछ भी नहीं। अगर सिर्फ इनू ने स्कूल छोड़ा होता तो वह समझ सकता था। आखिरकार उसका चेहरा फिल्म हो चुका था। लेकिन तीनों का बिना बताए अचानक गायब हो जाना, यह नॉर्मल नहीं था। गैरी ने तुरंत फोन निकाला और ग्रुप चैट में लिखना शुरू किया। I just found out that everyone but me has decided to drop out or transfer. Why didn't anyone tell me? Are you guys okay? Did any of you get hurt in the fight? उसके अंदर इमोशंस का अजीब तूफान चल रहा था। चिंता, गुस्सा और छोड़ दिए जाने की चुभन। इतना कुछ साथ झेलने के बाद वह हर हाल में उनके साथ खड़े रहने के लिए तैयार था, और अब सबने उसे गोस्ट कर दिया था। क्या मैं भी हाउलर्स का हिस्सा नहीं हूं? क्या मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं? वह इंडिविजुअल मैसेजेस भेजने ही वाला था कि उसका फोन वाइब्रेट हुआ। ग्रुप चैट में रिप्लाई आया, My bad, Gary. Yesterday I was really busy, so I couldn't text you. This is something we all decided together, without you. Don't worry. Everyone's fine. Just finish your school day and come to the Wolf's Pool Club afterwards.
ग्रीन हेयर्ड टीनेजर को समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसा फील करना चाहिए। एड्रेनलिन उतर चुका था और उसकी सबसे बुरी आशंका सच निकली थी। जिस ग्रुप को उसने खाई के साथ मिलकर बनाया था, जिसे वह अपना समझता था, उन्होंने उसके बिना ही फैसला कर लिया था। Why would they do that? स्कूल डे खत्म हो गया, लेकिन गैरी को एक भी लेसन याद नहीं था। पूरा दिन इसी सोच में बीता, उन्हें कन्फ्रंट करे या प्रिटेंड करे कि सब नॉर्मल है। आखिरकार उसने मान लिया कि सोचते रहने से कुछ नहीं बदलेगा। जो हो चुका था वो बदला नहीं जा सकता। काश टॉम यहां होता, कम से कम उससे बात कर सकता। स्टूपिड नो फोन्स रूल्स, कम से कम उसने कहा था कि फुल मून से पहले लौट आएगा। वुल्फ्स पूल क्लब का दरवाजा खोलते हुए यही सब उसके दिमाग में चल रहा था। अंदर माहौल हमेशा की तरह बिजी था। रेगुलर कस्टमर्स, ऑस्टिन के दोस्त सर्विस संभाल रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा अटेंशन नई एडिशन पर थी, व्हाइट। वह शॉप की आइडल बन चुकी थी और शायद सेल्स भी बढ़ा रही थी। गैरी अंदर आया और किसी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। कुछ लड़के बस वेट्रेस को घूर रहे थे। मिस डिग्रेस के अलावा उसे कोई और नहीं दिखा। मतलब बाकी सब नीचे होंगे। वह स्टोरेज रूम से होते हुए खाई के ऑफिस की तरफ बढ़ा। सीढ़ियां उतरते ही आवाजें सुनाई देने लगी और फिर उसकी नाक ने एक और प्रेजेंस पकड़ ली। ओलिविया पर्ल, काई, मरी, ऑस्टिन, इनू और ओलिविया सबने पलटकर उसे देखा। सब मुस्कुरा रहे थे, लेकिन मरी के चेहरे पर गिल्ट साफ दिख रहा था। गाइज, गैरी ने सीधे कहा, अब मुझे एक्सप्लेन करोगे कि चल क्या रहा है? प्लीज मुझसे झूठ मत बोलो। क्या मुझे यह मान लेना चाहिए कि हाउलर्स अब एग्जिस्ट ही नहीं करते? दिन भर यही उसकी सबसे बुरी सोच थी। उसके लिए हाउलर्स बस एक गैंग नहीं थे, वो उसका दूसरा परिवार बन चुके थे। क्या? नहीं, मरी ने तुरंत मना किया। आई एम सॉरी, हमने तुम्हें बाहर रखा। लेट मी एक्सप्लेन, इससे पहले कि ये सब गड़बड़ कर दें। कल की फाइट फिल्म हो गई थी। फोकस ज्यादातर तुम और खर्क पर था, लेकिन हम सब दिखे। मैं नाइव्स यूज करते हुए रिकॉर्ड हो गई। सेल्फ डिफेंस था, इसलिए मिस्टर वूला के हिसाब से पुलिस इश्यू नहीं होगा, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस तो झेलने पड़े। जो हमें जानते हैं वो पहचान सकते हैं। स्कूल वापस जाना इम्पॉसिबल था। गैरी को समझ आने लगा। क्लासरूम की बातें अब सेंस बना रही थी। और एक बात, मरी ने आगे कहा, अंडरडॉग्स और ग्रे एलिफेंट्स प्रैक्टिकली खत्म हो चुके हैं। अब स्लो में सिर्फ हम बचे हैं। स्कूल जाना डेंजरस होता, हम सबको खतरे में डाल देते। बस यही रीजन नहीं है। इनू आगे आया। हम सब ने डिसाइड कर लिया है। स्कूल अब टाइम वेस्ट है। मेरे लोग मुझ पर डिपेंड करते हैं, फ्यूचर में नहीं। गैरी चुप रहा। वह खुद इसी सिचुएशन से गुजर चुका था। देन आई विल नो। काय ने तुरंत रोक दिया। गैरी, हमने तुम्हें बिना बताए ये इसलिए किया क्योंकि तुमने हमारे लिए पहले ही बहुत कुछ कर दिया है। तुमने हाउलर्स इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि तुम्हारे पास नॉर्मल लाइफ बचाने का कोई और ऑप्शन नहीं था। मास्क मैंने इसलिए दिया था कि तुम वो लाइफ जी सको, भले ही झूठ हो। अगर हम बताते, तुम सॉलिडारिटी में स्कूल छोड़ देते। और अभी तुम्हें आगे बढ़ाए रखने वाली चीज यही होप है। गैरी बोलना चाहता था, लेकिन सच ने उसे चुप करा दिया। अगर वह पूरी तरह इस लाइफ में उतर गया तो उसका परिवार, टॉम, सब खिंच जाते। बाकियों के पास रीजन थे, उसके पास अब भी चॉइस थी। आई अंडरस्टैंड। बस अच्छा है कि मैं तुम सबको देखता रहूंगा। सब मुस्कुरा दिए। बिजनेस की बात शुरू हुई। ग्रे एलिफेंट्स बिखर चुके थे। लीडर नहीं, टेरिटरी खाली। अननोन फोर्स ने रैली करने वालों पर हमला किया था। कोई टेरिटरी लेने की हिम्मत नहीं कर रहा था। हाउलर्स की वजह से, काय ने कहा। तो अब सिर्फ अंडरडॉग्स बचे हैं? गैरी ने पूछा। हाँ, लेकिन डेमियन को टारगेट करना जरूरी है। 2 वीक्स लगेंगे, ज्यादा नहीं। गैरी को बेचैनी हुई। 2 वीक्स फुल मून के बाद, अगर उस रात ओलिविया अनकंट्रोलेबल हो गई तो उसे रोकने के लिए शायद उसे मारना पड़े। अंडरडॉग्स पर हमला रिस्की होगा, लेकिन मेंबर्स कम बचे हैं। डेमियन और गिल पर मार्क है। एम्बुश पॉसिबल है। फुल मून के करीब मैं और ओलिविया काफी स्ट्रांग होंगे। उसने मन ही मन सोचा, तुम सबने बिना मुझे बताए फैसला किया। शायद अब मुझे भी अपने फैसले अकेले लेने होंगे। क्या तुम्हारा हॉबी है कि रात के बीच एडल्ट वुमेन को जंगल में ले आओ? ओलिविया ने तंज भरे लहजे में पूछा। इस वक्त वह गैरी से जंगल में मिली थी, ठीक उसी जगह जहां उसने उसे बताया था कि वह अब एक वेयरवुल्फ है। आसमान में रात फैल चुकी थी। मून का एक हिस्सा चमक रहा था। हालांकि देखने के लिए दोनों को उसकी जरूरत नहीं थी। उसने हाउलर्स के कलर स्कीम वाले नए कपड़े पहने थे। अब पहचान में आने का डर उसे नहीं था।
सच कहें तो अगर कोई उस पर हमला करने की हिम्मत करता तो वह अपनी ताकत दिखाने का बेसब्री से इंतजार करती। फिर भी गैरी की नजर कपड़ों पर चली गई। वे ज्यादा गर्म नहीं लग रहे थे। हालांकि ओलिविया को ठंड बिल्कुल नहीं लग रही थी, वैसे ही जैसे उसे नहीं लग रही थी। वेयरवुल्फ बनने का एक हिडन बेनिफिट यही था, उनके शरीर मौसम के हिसाब से खुद को डाल लेते थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अल्फा वेयरवुल्फ ने कंधे उचकाए। लेकिन यहां मुझे अजीब सा सुकून मिलता है। और मैंने तुम्हें बुलाया है वेयरवुल्फ से जुड़ी कुछ बातें करने के लिए। इसके लिए इससे बेहतर जगह नहीं हो सकती। गैरी की बात सुनकर ओलिविया के होंठों पर मुस्कान आ गई। क्योंकि ये तुम्हारा बिग सीक्रेट है, उसने मॉक करते हुए कहा। तुम्हें पता है ना, अब सब जानते हैं। उन्होंने देखा कि वुल्फ मास्क के नीचे कौन था। उन्होंने तुम्हें उस चीटा ऑल्टर्ड से लड़ते देखा। तुम्हारे प्यारे दोस्त इसलिए चुप हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि तुम खुद बात छेड़ो। वैसे भी आज जो फॉल आउट हुआ, वो सवाल जवाब का सही टाइम नहीं था। यह सुनकर गैरी का दिल थोड़ा भारी हो गया। सच तो यह था कि वह इस बात से बच रहा था। खुश था कि स्कूल में किसी ने उसे पहचाना नहीं। लेकिन ओलिविया सही थी। हाउलर्स अब जानते थे। ज्यादातर ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था। और लाइव देखने के बाद तो कोई शक बचा ही नहीं था। विडंबना यह थी कि गैरी ऑल्टर्ड नहीं था, वह उससे कहीं ज्यादा खतरनाक चीज था। अगर उन्हें पता चला कि बिली उसी की वजह से बना था, तो वे कैसा महसूस करेंगे। खाई ने उसे माफ कर दिया था, लेकिन इनु, उस ख्याल को झटकते हुए गैरी ने असली मुद्दे पर ध्यान दिया। मुझे सच सच बताना, क्या पिछले कुछ दिनों में तुम्हें कोई अर्ज महसूस हुई है? ब्लड या किलिंग की क्रेविंग? ईमानदार रहना। कुछ पल ओलिविया चुप रही। वह सोच रही थी झूठ बोले या नहीं। लेकिन सवाल इतना स्पेसिफिक था कि उसे लगा गैरी पहले से जानता है। हाँ, उसने आखिरकार कहा। लेकिन मैंने उस पर एक्ट नहीं किया। अगर ये न गिनो कि मैं स्टेक अब ज्यादा ब्लडी खा रही हूं। ऐसा लगता है जैसे मेरा दिमाग दो हिस्सों में बांटा हो। जैसे ही मैं उस अर्ज पर एक्ट करने का सोचती हूं, सिर में तेज दर्द शुरू हो जाता है और मुझे रुकना पड़ता है। गैरी समझ गया। ये वेयरवुल्फ इंस्टिंक्ट्स और उसके बनाए पैक्ट रूल्स की टक्कर थी। रूल्स अभी भी काम कर रहे थे, लेकिन फुल मून पर उसका भरोसा कम था। उसकी एक थ्योरी थी। जब सिस्टम कहता था कि ब्लड लस्ट बढ़ रहा है, तो इसका मतलब खून पीना नहीं था, किलिंग इटसेल्फ। फुल मून की रात वेयरवुल्फ सिर्फ हंट और किल करना चाहता है। एक और सवाल। गैरी की आवाज धीमी हो गई। कल कुछ अजीब हुआ? दिन में कुछ स्ट्रेंज? ओलिविया ने यह बदलाव तुरंत पकड़ लिया। यू सन ऑफ अ बिच, वह चीख पड़ी। मुझे डिपार्टमेंट स्टोर के बीचों बीच गिराने वाला तुम ही थे? क्या तुम्हें पता है कितनी ह्यूमिलिएशन हुई? सब ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई डैमजल इन डिस्ट्रेस हूं। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि जंगल के बाहर तक सुनाई दे जाती। अच्छा हुआ जगह सिक्लूडेड थी। देखो, मुझे माफ कर दो। गैरी ने नजरें झुकाई। मैंने तुम्हारी सिचुएशन नहीं सोची, लेकिन यह तुम्हारे ही भले के लिए था। वह उसकी आंखों में नहीं देख पाया। उसकी नजर उसके शरीर पर गई, किसी गलत वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि वह किसी बदलाव की उम्मीद कर रहा था। जब उसने वॉरियर क्लास ली थी, उसका शरीर बदल गया था। लेकिन ओलिविया में बाहर से कुछ अलग नहीं दिख रहा था। क्या इसलिए क्योंकि मैंने रेकमेंडेड क्लास चुनी? या मेरा बदलाव इसलिए हुआ क्योंकि मैंने गलत रास्ता चुना था? क्या उसके बाद तुमने अपने अंदर कुछ अलग महसूस किया? कोई मैसेजेस आंखों में? उसने पूछा। अब जब तुम कह रहे हो, ओलिविया बोली, मैंने उस दिन हल्का सा रेड स्मोक देखा था। कच्चे खाने जैसी स्मेल थी। और उस दिन से गया नहीं। फिर उसने उसे घूरा। कोलैप्स होने के बाद एक्सपेरिमेंट्स करने का मूड नहीं था, समझे? तो सिस्टम नहीं, लेकिन मार्किंग्स देख सकती है। और फिर एक ख्याल आया, क्या तुम अभी भी उसे देख सकती हो? तो जरा दिशा बताओ। ओलिविया ने उंगली से एक तरफ इशारा किया। बीटा वेयरवुल्फ, सेम पैक्ट। मेरी मार्किंग्स देख सकती है। सिर्फ फोर्स्ड बॉन्ड्स, बॉन्ड मार्क्स नहीं। उसे नहीं पता था, खुश हो या परेशान। चलो, गैरी मुस्कुराया। देखते हैं अब तुम कितनी स्ट्रांग हो। दो वजह थी, अपनी लिमिट्स जानना और अल्फा बने रहना। ओलिविया ने बिना झिझक फाइटिंग स्टैंस ली। विप हाथ में थी और तभी उसकी आंखें नीली चमक उठी। Beta Werewolf Hunter class is within range of the pack leader and has entered into battle. 0 out of 15 marks available. The Alpha is able to designate hunting marks for the Hunter class. Those with marks the Hunter will prioritize first. Extra XP will be gained for marked targets hunted by the Hunter. The Hunter class's strength will increase when fighting against those that are marked.
नोटिफिकेशंस की बार आ गई। अब उसे हंटर क्लास की साफ तस्वीर मिल रही थी। विप अचानक उसकी तरफ आई और उसने ट्रांसफॉर्म्ड आर्म से पकड़ ली। तुम तेज हो गई हो, गैरी बोला। और तुम भी। ओलिविया चीखी, चार्ज करते हुए। दोनों हाँफ रहे थे। गैरी ने बहुत कुछ सीखा। स्पीड बढ़ी थी, लेकिन स्टैमिना जल्दी खत्म हो रहा था। सिर्फ डेक्सटेरिटी बढ़ाना बेकार था, बिना स्टैमिना के। एक बात साफ थी, ओलिविया स्ट्रांग हुई थी, लेकिन गैरी उससे कहीं आगे निकल चुका था। फिर भी फाइट के आखिर में ओलिविया में रेज उभरी। उसका आर्म आंशिक रूप से ट्रांसफॉर्म हो गया। नाखून, फर, कंट्रोल ट्रांसफॉर्मेशन जैसा, लेकिन कंट्रोल नहीं। ये दोनों एक डेडली फोर्स बन चुके थे। गैरी की आंखों में फैसला साफ था। मैंने डिसाइड कर लिया है ओलिविया, कल हम अंडरडॉग्स के पास जाएंगे और उन्हें कंप्लीटली वाइप आउट करेंगे। टॉम को इंटर्नशिप शुरू किए ज्यादा समय नहीं हुआ था, लेकिन एनआईआरवी में जो कुछ वह देख रहा था वह उसकी कल्पना से भी बाहर था। कई बार उसका मन करता कि जो कुछ उसने जाना है वो पूरी दुनिया को बता दे, लेकिन उसे पता था कि ऐसा करना सीधी मुसीबत को न्योता देना होगा। फिर भी वह खुद को रोक नहीं पाया। उसने इंटरनेट पर खोजा कि इनमें से कितना कुछ बाहर लीक हुआ है। जैसा कि उम्मीद थी, सिर्फ कुछ इक्का दुक्का रूमर्स थे जिनमें हल्की सी सच्चाई झलकती थी। ज्यादातर बातें पूरी तरह गलत थी। टॉम को याद आया कि अगर वह यहां आने से पहले इन्हें पढ़ता तो शायद वह भी इन पर यकीन कर लेता। डार्क वेब तक पर कोई सच बोलने वाला नहीं था। या तो हर कोई एनडीए को मौत तक मान रहा था, या फिर और टॉम दूसरे ऑप्शन की तरफ ज्यादा झुका हुआ था। जो भी सच बोलने की कोशिश करता उसे चुप करा दिया जाता था। मार्केट लीडर बने रहने के लिए हाथ गंदे करने पड़ते हैं। इस बात से टॉम को हैरानी नहीं होती, हालांकि उसे इसका कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं मिला था। इस समय टॉम एक ऐसे कमरे को देख रहा था जो पहली नजर में लगभग खाली लगता था। ऊपर चारों तरफ ग्लास विंडो थी, जिसे नीचे अरीना फ्लोर साफ दिख रहा था। वहां कई लोग खड़े थे, अंदर की तरफ देखते हुए, किसी चीज का इंतजार करते हुए। लेकिन अगर कोई ध्यान से देखे तो इस नॉर्मल कमरे में कुछ बहुत अजीब था। मेटल की दीवारों पर अनगिनत स्क्रैच मार्क्स थे और उनमें से ज्यादातर बेहद गहरे थे। लकी मी, टॉम ने सोचा। डैड के हिसाब से तो इसे देखने की परमिशन मिलना नामुमकिन था। उसकी आंखें खुली रह गई। वह पलक झपकाना भी नहीं चाहता था। कमरे के एक तरफ के भारी दरवाजे धीरे धीरे खुले। उनकी मूवमेंट ही बता रही थी कि वे कितने थिक और रेनफोर्स्ड थे। 5 लोग अंदर आए। उनमें कोई यूनिफॉर्म नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सड़क से रैंडम लोग उठा लिए हो। एक ही चीज कॉमन थी, उनके आसपास फैला हुआ अजीब सा कॉन्फिडेंस। दीज आर द रिकवर्स। और मैं एक असली बीस्ट देखने वाला हूं। फॉसिल नहीं, एक जिंदा मॉन्स्टर। लैब में घूमते वक्त टॉम उन्हें अक्सर देखता था। कई गैंगस्टर्स जैसे दिखते थे, कुछ ऐसे जिन्हें सड़क पर देखकर वह नजरअंदाज कर देता। उसके पिता ने बताया था, उनकी एनआरवी के बाहर अपनी जिंदगी होती है। वे गैंगस्टर्स हो सकते हैं, होमलेस भी, लेकिन यहां वे रिकवरर्स थे। ऑल्टर्ड जिन्होंने एनआरवी की सर्विसेज ली थी, इस शर्त पर कि वे बीस्ट क्रिस्टल्स निकालने में मदद करेंगे। टॉम के पिता ने कई ऑल्टर्ड देखे थे, एएफसी से कहीं ज्यादा पावरफुल। यह सुनकर टॉम को हैरानी हुई थी, लेकिन अब नहीं। कमरे के दूसरी ओर का दरवाजा भी खुला। हैजमैट सूट्स पहने लोग बाहर आए, एक बड़े फॉसिल को एक स्पेशल व्हीकल पर धकेलते हुए। उसे कमरे के बीच में रखा गया। टीम तेजी से बाहर निकल गई। अब प्रोसेस का आखिरी हिस्सा बचा था। ऊपर से सीलिंग आंशिक रूप से खुली। एक स्पेशली डिजाइन्ड क्लॉ नीचे उतरने लगी और उसमें पकड़ा था वो चीज जिसे टॉम अब तक सिर्फ वीडियोज में देख पाया था। दैट दैट शुड बी द नेस्ट क्रिस्टल। रियल लाइफ में उसे देखना वीडियो से बिल्कुल अलग था। क्रिस्टल के अंदर एक मिस्टिकल पैटर्न था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। ऐसा लगता था जैसे स्पेस का कोई टुकड़ा कैद कर लिया गया हो। फॉसिल से निकाला गया डेटा नेस्ट क्रिस्टल में फीड किया जाता है, उसके पिता ने समझाया था। बिलीव करना मुश्किल है, लेकिन क्रिस्टल उस डेटा को रीड कर सकता है। कभी कभी लगता है उसने हमारी लैंग्वेज सीख ली है। डेटा इनपुट होने के बाद वो वही करता है जो अब तुम देखने वाले हो। डिटेल्स मेरी फील्ड नहीं है, उन्होंने जोड़ा, इसलिए एग्जैक्ट प्रोसेस मुझे भी नहीं पता। क्लॉ के टिप्स लाल होने लगे। अगले ही पल वह चमकने लगी। रिकवरर्स पहले से तैयार हो रहे थे। ट्रांसफॉर्मेशंस शुरू हो चुकी थी। एक ऑल्टर्ड अपने नॉर्मल साइज से लगभग 4 गुना बड़ा हो गया। मोटी ग्रे स्किन और सिर पर बड़ा हॉर्न। दूसरे के इंसेक्ट जैसे विंग्स थे,
तेजी से फड़फड़ाते हुए और हाथों की जगह स्टिंगर्स। बाकी भी भयानक क्रीचर्स बन चुके थे, ऐसे जो धरती पर किसी से मेल नहीं खाते थे। नाइटमेयर से निकले मॉन्स्टर्स, क्रिस्टल से एक एनर्जी बीम निकली और फॉसिल से टकराई। टॉम ने आंखों के सामने देखा, हवा से फ्लैश और मैटर बनते हुए, जैसे कोई 3D प्रिंट कर रहा हो। बोन्स पर मांस चढ़ने लगा, मिसिंग स्ट्रक्चर खुद बन गया। कुछ ही पलों में फॉसिल गायब था, उसकी जगह खड़ा था एक प्राइमोर्डियल बीस्ट। उसे पूरा देखकर टॉम का इंस्टिंक्ट था भाग जाना। वह मॉन्स्टर विशाल था, 3 मंजिला इमारत जितना, सेंटिपीड जैसा शरीर, उसी जैसे पैर, अपर बॉडी कोबरा की तरह हवा में उठा हुआ, साइड में बैट जैसी विंग्स, हेड गोल्डन ट्रायंगल जैसा। और जब उसका मुंह खुला तो रेजर शार्प दांतों की कतार। हंटर्स ने बिना समय गंवाए हमला किया। हॉर्न वाला ऑल्टर्ड आगे बढ़ा। साइज के बावजूद वह उम्मीद से कहीं तेज था। उसने बीस्ट को टक्कर मारी। हॉर्न उसके शरीर को चीरता हुआ निकल गया। काला खून उछल पड़ा। बीस्ट ने एक अजीब श्रीक निकाली और बाकी हंटर्स को रोक दिया। फिर उसने मुंह खोलकर ऑल्टर्ड को काट लिया। विंग्स फड़फड़ाई, उड़ने की कोशिश, लेकिन तभी इंसेक्ट ऑल्टर्ड उसके विंग्स को चीरता हुआ निकल गया। स्टिंगर से वार, फिर सिर के पीछे जाकर लगातार हिट्स। बाकी हंटर्स भी आ गए। कुछ ही देर में बीस्ट ओवरवेल्म हो चुका था। रिकवर्स वाकई स्ट्रांग थे। बीस्ट जल्दी गिर गया, क्रिस्टल निकाला गया और सबको दिखाया गया। फाइट खत्म। टॉम को लगा रिजल्ट अच्छा था, लेकिन साइंटिस्ट डिसअपॉइंटेड दिखे। कुछ गलत हुआ? टॉम ने पूछा। पर से नहीं, उसके पिता बोले। आज कोई रिकवर नहीं मरा, ये अच्छी बात है। लेकिन टीम ज्यादा प्रोफिशिएंट नहीं थी। मतलब बीस्ट वीक था और क्रिस्टल भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा। ये लॉजिक सुनकर टॉम सिहर गया। एनआरवी के लिए ऑल्टर्ड की जिंदगी बस एक रिसोर्स थी, रिप्लेसेबल। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। न्यूज स्लव से जुड़ी। डैड, ये देखना जरूरी है। टॉम ने फोन उनके सामने कर दिया। पहले उनके पिता इंडिफरेंट थे, लेकिन इमेजेस देखते ही उनका चेहरा सख्त हो गया। खत हो गया। उन्होंने फोन छीन लिया। इतने सारे क्रेज्ड ऑल्टर्ड वहां कैसे? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, उन्होंने बुदबुदाया। स्लफ में जो कुछ हुआ था, उसकी न्यूज पढ़ते ही जेम्स ग्रीन ने अपने आप से कुछ बेमतलब सा बुदबुदाया और बिना अपने बेटे की तरफ देखे सीधे लैब की ओर चल पड़ा। व्हाट द? टॉम ने सोचा। न्यूज शॉकिंग है, मानता हूं, लेकिन डैड इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? उसने अब तक सिर्फ हेडलाइन पढ़ी थी, इसलिए पूरा आर्टिकल खोल लिया। और तभी उसे समझ आया कि वह कितना कुछ मिस कर चुका था। क्रेज्ड ऑल्टर्ड, जो ज्यादातर ऑर्फन्स थे, एक नया गैंग हाउलर्स, और सबसे ऊपर स्लफ में एक वुल्फ ऑल्टर्ड। आई न्यू इट, टॉम ने मन ही मन चिल्लाया। मुझे पता था गैरी कुछ छुपा रहा है। तो उसने सच में गैंग ज्वाइन कर ली। तो वो सारे लोग वही थे। ग्रे कलर गैंग के साथ जो हुआ वो भी उन्हीं का काम था। मतलब वो सच में गैरी ही था। बट व्हाई? क्या वेयरवुल्फ पावर्स मिलने के बाद उसे लगा ग्रेट पावर, ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी? लेकिन गैरी, तू ऐसा इंसान नहीं है। मैं जानता हूं तू नहीं है। अगर ऐसा होता तो मुझसे सीक्रेट क्यों छुपाता? टॉम खुद को गैरी की जगह रखकर सोचने लगा। वह समझना चाहता था कि उसके बेस्ट फ्रेंड ने उससे सब कुछ क्यों नहीं बताया। आखिर वह पहले ही उसका वेयरवुल्फ सीक्रेट समझ चुका था। तो क्या वह भरोसे के काबिल नहीं था? वेट, उसकी स्टोरी पार्ट टाइम जॉब वाली, क्या वो पहले से ही इन सब में फंसा हुआ था? आखिरकार टॉम सिर्फ एक ही वजह पर पहुंचा। गैरी ने उसे बचाने के लिए चुप्पी साधी थी। यह सोचते ही टॉम के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। आंखें भी थोड़ी सी भर आईं। यार, मैं क्यों इमोशनल हो रहा हूं? उसने सीक्रेट छुपाया, गैंग ज्वाइन की, और मैं रोने वाला हूं? मैं सच में अजीब हूं। टॉम खुद पर हंस पड़ा, लेकिन क्यूरियोसिटी अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने सर्च इंजन खोला और भी ज्यादा एक्सप्लोसिव न्यूज सामने आ गई। गैरी ने सिर्फ कर्क का सामना ही नहीं किया था, उसने उसे बुरी तरह हराया भी था। हेडलाइंस की भरमार थी। AFC rookie champion still missing. Did the wolf altered kill Kirk Summerfield? Kirk Summerfield's double life as a gang member? हर तरफ बस वही। डैम, मुझे गैरी को टेक्स्ट करना चाहिए। और नहीं कर सकता। NDA में साफ लिखा है, यहां से की गई कॉल्स और मैसेजेस मॉनिटर होती हैं, लीक रोकने के लिए। हो सकता है उनके पास कोई डिवाइस हो जो बाहर की कम्युनिकेशन भी पकड़ ले। अब सोचूं तो यह अपार्टमेंट भी सेफ नहीं लगता। डार्क वेब पर भी जाना बंद करना पड़ेगा। अगर एम्प्लॉइज ट्रैक हुए, डैड मुश्किल में पड़ सकते हैं। स्लफ वापस जाने तक इंतजार करना होगा। बस यही दुआ है कि तब तक वो ठीक रहे। थोड़ी देर बाद जेम्स ग्रीन लौटे। वह हाँफ रहे थे, शायद दौड़कर आए थे। एथलेटिक तो वह कभी रहे ही नहीं, बिल्कुल अपने बेटे की तरह।
तो डैड, टॉम ने स्mirk के साथ कहा, बताओ, क्या ऐसा पैनिक था कि अपने इकलौते बेटे को वहीं छोड़ गए? जेम्स को सांस संभालने में पल भर लगा, लेकिन टॉम ने नोटिस किया अब वो उतने नर्वस नहीं लग रहे थे। लगता था इमरजेंसी हैंडल हो चुकी थी। सॉरी बोले, न्यूज अचानक आई और जो बातें उसमें थीं, मुझे हायर अप्स को रिपोर्ट करनी पड़ी। मुझे डर था कहीं ये सब हमारे लैब से तो लीक नहीं हुआ। इतना कहते ही उन्होंने मुंह ढक लिया और टॉम ने उन्हें अजीब नजर से देखा। श्ट, ये तुम्हें नहीं सुनना चाहिए था। फिर उन्होंने नर्वस हंसी के साथ टॉम के कंधे पर थपकी मारी। लेकिन तुम इंटर्न हो और फैमिली भी, तो अपने बूढ़े बाप को ट्रबल में नहीं डालोगे, राइट? असल में ग्रीन पिता पुत्र का रिश्ता काफी अच्छा था, लेकिन एनआईआरवी में काम शुरू करने के बाद फैमिली टाइम लगभग खत्म हो चुका था। देखो, जेम्स बोले, जब हम फॉसिल्स पर रिसर्च करते हैं तो हमें नहीं पता होता कि नेस्ट क्रिस्टल लगने के बाद रिजल्ट कैसा होगा। कभी कभी स्ट्रेंज केसेस होते हैं, कुछ बीस्ट सिक दिखते हैं, उन पर पर्पल फर होती है, और कभी कभी एक डार्क शैडो जो ऑलमोस्ट अलाइव लगती है। उनसे निकले क्रिस्टल्स को हम इन्फेक्टेड क्लासिफाई करते हैं। हम उन क्रिस्टल्स से ऑल्टर्ड नहीं बनाते, क्योंकि 10 में से 9 केसेस में वो क्रेज्ड ऑल्टर्ड बन जाते हैं। जेम्स को आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। टॉम सब समझ चुका था। कोई इन्फेक्टेड बैच बाहर निकल चुकी थी, चोरी हुई, बेची गई, या शायद खुद कंपनी की चाल। Whatever it was, एनआईआरवी को अब सब पता चल चुका था। उसी समय एनआईआरवी का एक एम्प्लॉई पुलिस स्टेशन के सामने खड़ा था। स्लाह के चीफ ऑफ पुलिस और व्हाइट एजेंट्स को वही बात समझाई जा रही थी। प्रेस को यही बताया जाएगा। एक गैंग ने करप्टेड ऑल्टर्ड डीएनए का बैच हासिल कर लिया था। वो बैच डिस्पोज होने वाला था। एनआरवी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुका है। डिटेल्स बाद में शेयर की जाएंगी। मेयर के ऑफिस में भी एनआरवी का एक और एम्प्लॉय मौजूद था। आर यू किडिंग मी? बेन क्लोव चिल्लाया। पब्लिक इससे संतुष्ट नहीं होगी। सारे ब्लेम मुझ पर आएंगे। स्लाफ को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, मैं इनकॉम्पिटेंट दिखूंगा। गैंग ने प्रॉब्लम सॉल्व की और मैं मेयर हूं। अटरली इनकॉम्पिटेंट। और तुम यहां खुद गए हो, यह साबित करता है कि तुम्हारी कंपनी इसमें शामिल है। एम्प्लॉय ने शांति से कहा, मेयर क्लोव, आपकी फाइनेंसेस कैसी चल रही हैं? दूसरी ऑल्टर्ड डीएनए सिरिंज खरीदने के बाद फैमिली पर बर्डन नहीं पड़ा? रिफंड मिल जाए और रिकॉर्ड से इरेस हो जाए तो मदद मिलेगी, राइट? बेन क्लोव तुरंत शांत हो गया। बस हमारे पीआर स्टेटमेंट को पढ़ दीजिए और फ्यूचर में ये मैटर किसी और से न उठने दें। बेन क्लोव कुछ नहीं बोला, लेकिन अंदर ही अंदर वह आग बबूला था। फ्री भी अच्छा था, लेकिन किसी और की धुन पर नाचना उसे नफरत थी। बस थोड़ा और टाइम, फिर मैं आजाद हो जाऊंगा। बीटा वेयरवुल्फ के साथ ट्रेनिंग के बाद गैरी पैदल घर लौट रहा था। दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन अब सोच साफ थी। न्यू स्किल्स देखनी चाहिए। लास्ट स्टैंड ने जान बचाई है। अंडरडॉग्स पर अटैक करना है कल। अब होल्ड बैक करना स्टूपिड होगा या सुइसाइडल। चलते चलते उसे कार की आवाज सुनाई दी। उसने इग्नोर किया। कई कार्स गुजर चुकी थी, लेकिन ये कार धीमी हुई और कुछ मीटर्स दूर रुक गई। गैरी ने मुड़कर देखा। हेडलाइट्स की तेज रोशनी ने उसकी आंखें चौंधिया दी। ऑनेस्टली, व्हाट आर द चांसेस? एक आवाज आई। मैंने बस ट्राई किया था और सच में तुझे ढूंढ लिया, स्ट्रीकर बॉय। लगता है हमारे बीच कोई रेड स्ट्रिंग ऑफ फेट है। ब्रदर इन लॉ होने से भी ज्यादा। तू अक्सर वुड्स के पास दिख जाता है। इस टाइम पर मैं सरप्राइज नहीं हूं। अब चीजें आसान हो गई तो मेरे साथ राइड पर कुछ बातें करनी है। वोफी जंगल के किनारे बनी सड़क पर चलते हुए गैरी कल के लिए मन ही मन तैयारी कर रहा था। अंडरडॉग्स लगभग पूरी तरह चुप चुके थे, लेकिन उनका लीडर जिंदा था और यही सबसे बड़ी समस्या थी। इसका मतलब साफ था कि वे फिर से ताकत इकट्ठा करेंगे और वापसी की कोशिश करेंगे। डेमियन हॉक बिल्कुल वैसा ही इंसान था। वेयरवुल्फ के हिसाब से खाई अंडरडॉग्स की वापसी को लेकर कुछ ज्यादा ही कॉशियस हो रहा था। गैरी को पूरा भरोसा था कि अब जब कर्क जा चुका है, अगर वे डेमियन को भी हटा दें तो अंडरडॉग्स अपने आप खत्म हो जाएंगे। और इसी से जुड़ी एक बात थी जो खाई नहीं जानता था। गैरी को एग्जैक्टली पता था कि डेमियन कहाँ है। इतना ही नहीं, फोर्स्ड बॉन्ड की वजह से जो उसने उस पर लगाया था, गैरी उसे जिंदगी के आखिरी दिन तक भी ढूंढ सकता था। तू मुझसे कहीं नहीं छुप सकता, डेमियन। अब मैं तुझसे डरना नहीं चाहता। अब से मैं तेरा हंटर हूं। यह सोचकर गैरी के चेहरे पर एक संतुष्ट सी मुस्कान आ गई। तभी उसे पीछे से आती हुई एक कार की आवाज सुनाई दी। उसने ध्यान नहीं दिया। कई कार्स पहले ही गुजर चुकी थीं, लेकिन यह कार धीमी हुई
और कुछ ही मीटर्स दूर आकर रुक गई। मेरे साथ एक राइड पर चलो, जेडन ने फ्रेंडली स्माइल के साथ कहा। कुछ बातें करनी है वूफी। व्हाइट टाइगर ऑल्टर्ड उसका दुश्मन नहीं था, लेकिन गैरी उसे अपना एलाई भी नहीं कह सकता था। फिर भी वह उन लोगों में से था जिन्हें गैरी दिल से रिस्पेक्ट करता था, सिर्फ ऑल्टर्ड फाइटर होने की वजह से नहीं। गैरी ने खुद देखा था जेडन ने ग्रे एलिफेंट से चीजें कैसे मनवाई थीं। अकेले एक इंसान ने पूरे गैंग को डरा दिया था। अगर ये बैडएस नहीं था तो फिर क्या था? अब जब मेरी स्टैट्स इंप्रूव हुई है, मैं उससे कितना पीछे हूं? गैरी ने सोचा। आखिरकार उसने कार में बैठने का फैसला किया। वह न तो ट्रबल चाहता था और न ही शिन के भाई के साथ रिश्ता खराब करना। कार के अंदर दोनों कुछ देर तक ड्राइव करते रहे। गैरी पैसेंजर सीट पर बैठा था, जैसा जेडन ने कहा था। वे कहां जा रहे थे उसे पता नहीं था। सीधी बात करता हूं, जेडन बोला। आज तुम्हें यहां मिल जाना पूरी तरह कोइंसिडेंस नहीं था। शिन तुम्हारा नंबर देने को तैयार नहीं थी और मैं उसे इस मेस में घसीटना नहीं चाहा था। इसलिए मैं कल शाम से ही यहां ऊपर नीचे ड्राइव कर रहा था। सच कहूं तो आज तुम्हें ढूंढकर राहत मिली। और हां, मैं तुमसे बात करना चाहता था। न्यूज चैनल पर तुम्हें देखा। कैट डूड के खिलाफ तुमने सच में सब कुछ झोंक दिया। गैरी की आंखें फैल गईं। वुल्फ मास्क पहनने के बाद उसे पूरा भरोसा था कि उसकी आइडेंटिटी सेफ रहेगी। हाउलर्स के अलावा कोई नहीं जानता था कि मास्क के नीचे कौन है। लेकिन वह एक बात भूल गया था। जेडन ने वही मास्क पहले भी देखा था, जब गैरी ने सिन को बचाया था। मुझे तुम्हें कुछ बताना है गैरी, जेडन बोला और कार को सुपरमार्केट के पार्किंग लॉट में रोक दिया। वे पीछे की तरफ थे, जहां पास ही एक हिल थी। मुझे गैंग से नफरत है। उसकी आवाज में अचानक सख्ती आ गई। गैरी ने तुरंत डोर खोला, कार से लुटकर बाहर निकला और फाइटिंग स्टैंस में खड़ा हो गया। उसने कार की तरफ देखा, लेकिन जेडन अंदर नहीं था। तुम क्या कर रहे हो? जेडन पीछे से बोला, हिल की तरफ चलते हुए। वह ग्रास पर बैठ गया। तुम जानते हो हम एक्शन मूवी में नहीं है। मैंने कहा था बात करनी है, शब्दों से, फिस्ट से नहीं। गैरी, मुझे पता है तुम्हें अपनी ताकत पर गर्व होगा, लेकिन तुम अभी भी टीनेजर हो, ऑलमोस्ट एक किड। स्लफ अनसेफ है मानता हूं, लेकिन गैंग ज्वाइन करना क्या सच में जरूरी था? शिन को बचाने की कोशिश के लिए मैं तुम्हें कम से कम इतना तो देता हूं कि तुम्हारी बात सुनूं। जेडन ने शब्द बहुत सोच समझ कर चुने थे। उसने सिर्फ सुनने का वादा किया था, एक्सेप्ट करने का नहीं। अगर उसे जवाब पसंद नहीं आया तो क्या वह हमला कर देगा? ठीक है, गैरी ने खुद को काम किया। मेरे पास एस है। जेडन को शायद उसके फादर के छोटे गैंग से जुड़ाव के बारे में नहीं पता। गैरी धीरे धीरे पास गया और बैठ गया, लेकिन पूरे 2 मीटर्स की दूरी पर। जेडन उसकी हरकत देखकर हंस पड़ा। वह समझ सकता था कि गैरी ऐसा क्यों कर रहा है। ठीक है, जेडन बोला, मैं सुन रहा हूं। तुम इस मेस में फंसे कैसे? ऑल्टर्ड कैसे बने? और स्लोव पर जो अटैक हुआ वो क्या था? गैरी ने एक गहरी सांस ली। कितना बताए? बस इनफ? या खाए और बाकी सब? आखिरकार उसने ज्यादातर अपनी कहानी पर फोकस किया। पहली बार वह झूठ की लेयर्स नहीं चढ़ा रहा था। शायद जेडन के साथ आसान था, क्योंकि वह अब भी थोड़ा स्ट्रेंजर ही था। उसने फैमिली की फाइनेंशियल हालत से शुरुआत की, जिसकी वजह से उसे अंडरडॉग्स ज्वाइन करने पड़े। फिर बताया वह ऑल्टर्ड कैसे बना और कैसे फैमिली को बचाने के लिए उसे अपना गैंग बनाना पड़ा। तो दूसरे दिन जो हुआ, जेडन बोला, वो ग्रे एलिफेंट्स और अंडरडॉग्स के बीच था। तुमने उसे अंडरडॉग्स को खत्म करने का मौका समझा? गैरी ने सिर हिलाया। उसने ऑर्फन्स वाली बात नहीं बताई। जेडन ने राहत की सांस ली। मैं स्लो को लेकर वर्रिड था। डैड यहां से जाने वाले नहीं हैं। मेयर है, अगर गए तो फिर खत्म। मैं चैवली गया था, वहां के क्रेज्ड ऑल्टर्ड को खत्म किया। और डर था, स्लो का क्या होगा। मैं जल्द ही जा रहा हूं। एएफसी लौटना है। मेरे बिना ये जगह कैसी बनेगी, यही डर था। फिर उसने गैरी की तरफ देखा। लेकिन वोल्फी, तुमने बहुत कुछ बदल दिया है। मैं तुम्हारी बात मानता हूं, लेकिन वार्निंग देना जरूरी है। अगर तुम भी पुराने गैंग्स जैसे बन गए तो मुझे इंटरवीन करना पड़ेगा। जेडन ने फिस्ट कसते हुए स्माइल किया। वह मजाक जैसा लग रहा था, लेकिन गैरी जानता था वह सीरियस था। अच्छी बात यह थी, जेडन एनिमी नहीं बनने वाला था। इसलिए गैरी ने मेयर वाली मीटिंग सीक्रेट ही रखी। आखिर उन्होंने फाइट में कुछ किया भी नहीं था। अब मैंने सब बता दिया, बोला। तो एक सवाल का जवाब दो। तुम्हारे पास पावर्स बहुत पहले से हैं। जो तुमने उस दिन दिखाया वो बस ग्लिम्स था। सिर्फ
तुम्हारी प्रेजेंस से ग्रे एलिफेंट्स पीछे हट गए। फिर तुम गैंग्स को खत्म क्यों नहीं करते? अंडरडॉग्स को ही क्यों नहीं मिटा देते? जेडन थोड़ी देर चुप रहा। मैं लीडर नहीं हूं, वह बोला। मैं अकेला हूं, लोगों को रैली नहीं कर सकता। मैं लोनर हूं, और अगर मैं हेड्स हटा भी दूं तो नए आ जाएंगे। जब तक मैं खुद रूल न करूं कुछ नहीं बदलेगा। मैं फ्री बर्ड हूं। वह मुस्कुराया, फिर स्माइल फीकी पड़ गई। शायद उतना फ्री नहीं हूं, मेरे हाथ भी बांधे हैं, अंडरडॉग से भी बड़ी ताकत से। मैं गोल्डन स्पून लेकर पैदा नहीं हुआ, ऑल्टर्ड भी नहीं था। लक से यहां पहुंचा, लेकिन लिमिट्स हैं। स्लफ में इंटरेस्ट फैमिली की वजह से था। गैरी समझ गया। एएफसी भी किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के नीचे था, और शायद उसके ऊपर भी कोई था। जेडन खड़ा हुआ, ट्राउजर्स झाड़े और कार की बजाय वुड्स की तरफ चल पड़ा। जाने से पहले एक आखिरी फाइट? जेडन ने पूछा। अगर तुम जीते तो ऑटोग्राफ भी मिलेगा, या फ्रिज रेड। इस बार दोनों फुल पावर में, पूरी ऑल्टर्ड फॉर्म के साथ। बचपन से ही गैरी को लड़ाई में दिलचस्पी थी। फर्क बस इतना था कि हाल ही तक उसे दूसरों की फाइट्स देखकर ही संतोष करना पड़ता था, लेकिन अब सिर्फ लड़ाई का ख्याल ही उसके शरीर में एक अजीब सी रश भर देता था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये उसकी अपनी सप्रेस्ड डिजायर है जो अब सरफेस पर आ रही थी, या फिर वेयरवुल्फ बनने का एक और साइड इफेक्ट, खासकर अब जब फुल मून काफी पास था। जो भी हो, गैरी जानना चाहता था कि पिछली बार जेडन से लड़ने के बाद वह कितना इंप्रूव हुआ है। लेकिन ये कोई साधारण स्पार नहीं था। इस बार दोनों अपनी फुल ऑल्टर्ड फॉर्म्स में आमने सामने थे। गैरी ने चारों ओर नजर दौड़ाई। पूरा कार पार्क सुनसान था। जेडन की कार के अलावा वहां कुछ भी नहीं था। सुपरमार्केट की तरफ देखा, वह बोर्डेड अप था, जैसे पूरी तरह अबैंडन्ड हो। स्ट्रीट लाइट्स पर नजर गई, कैमरास लगे थे, लेकिन सभी क्रश्ड थे, टूटे हुए। वे काफी ऊंचाई पर थे, साफ दिख रहा था कि ये एक्सीडेंटल नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं? गैरी ने धीरे से पूछा, तुम हमें यहां जानबूझकर फाइट के लिए लाए हो? मैंने कहा था ना, जेडन ने श्रग किया। कल से ही तुम्हें ढूंढ रहा था, और ये जगह, अगर बात बिगड़ जाती तो परफेक्ट थी। गैरी का गला सूख गया। यह सोचना ही डरावना था कि अगर उसका जवाब सिन के भाई को पसंद नहीं आता तो वह उसे यहां बीच नोवेयर मार सकता था। और उससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि शायद गैरी कुछ भी नहीं कर पाता। उम्मीद थी कि यह डर बस डर ही साबित हो। फिर भी जो कुछ उसने दूसरों के साथ किया था, शायद ऐसी मौत उसके लिए डिजर्व्ड भी होती। ठीक है, गैरी बोला, चलो करते हैं। सिस्टम से मैं अपना हेल्थ देख सकता हूं। अगर ज्यादा इंजरी हुई तो फाइट रोक दूंगा। बस जेडन को कर्क जैसा डेंजरस वूंड नहीं देना है। वह खुद को हाइप कर रहा था जब जेडन का शरीर उसकी आंखों के सामने बदलने लगा। गैरी के पास दो ऑप्शंस थे। पहला, कंट्रोल ट्रांसफॉर्मेशन को पूरे बॉडी में मैक्सिमम तक यूज करना। इससे स्टैट्स काफी बढ़ते, एनर्जी बचती और फाइट लंबी चल सकती थी। दूसरा, सीधा फुल ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें एनर्जी ज्यादा लगती, लेकिन बूस्ट भी मैसिव होता। हाँ, फाइट की एक टाइम लिमिट होती। ट्रेनिंग के बाद खाया था, बॉडी टॉप शेप में है, कोई बहाना नहीं। स्किल एक्टिवेटेड, फुल ट्रांसफॉर्मेशन -20 एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हैज बिगन। जेडन ने साफ कहा था, यह फाइट फुल आउट होगी। इसलिए गैरी ने दूसरा ऑप्शन चुना। जेडन का ट्रांसफॉर्मेशन कर्क जितना ड्रास्टिक नहीं था। उसकी आर्म्स बड़ी पॉज में बदल गई, क्लॉज के साथ। चेहरे पर व्हाइट फर छा गई। शोल्डर्स थोड़े चौड़े हो गए, बस। लेकिन जैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हुआ, एक हल्की हवा चली और गैरी की फर हल्के से लहराई। गैरी का ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरह अलग था। पूरा शरीर बदल चुका था। क्लोथ्स इस बार नहीं फटे, एडजस्टमेंट्स परफेक्ट थे। शूज फिर भी निकालने पड़े। गैरी ने ही पहला मूव लिया। कर्क की वजह से मिली स्पीड, फुल ट्रांसफॉर्मेशन और फुल मून का बफ, इन सब ने उसे जेडन की उम्मीद से कहीं तेज बना दिया। वेयरवुल्फ के स्वाइप से बचने के लिए व्हाइट टाइगर ऑल्टर्ड को ऑलमोस्ट पीछे झुकना पड़ा। जेडन फ्लेक्सिबल था, लेकिन गैरी को इसका अंदाजा था। उसने दूसरा हाथ नीचे की तरफ स्विंग किया। जेडन फिर बच निकला। इतना नीचे झुक गया कि पूरा शरीर जमीन को छूने वाला था, और सिर्फ एक पैर पर बैलेंस बनाकर सीधे गैरी की तरफ पुश किया। यह डेंजरस पोजीशन थी, क्योंकि गैरी के पास एक वेपन था जिसे वह कम यूज करता था। उसका मॉ, मुझे जीतना है तो मैं सब कुछ यूज करूंगा। गैरी ने मुंह खोल दिया, लेकिन दांत लगने से पहले ही जेडन की पॉ उसके चेस्ट पर आ चुकी थी। टच हल्का था, बहुत हल्का, लेकिन अगले ही पल वो टच कैनन बॉल जैसा लगा। पॉइंट ब्लैंक डिस्टेंस से गैरी हवा में उछल गया, पूरे कार पार्क में उड़ता हुआ जा गिरा।
-50 है। एक 110 खून उसके मुंह से बह निकला। कुछ सेकंड्स बाद उसने अपने क्लॉड फीट जमीन में गाड़े, हाथ कंक्रीट में धंस गए। स्क्रैप करते हुए आखिरकार खुद को रोक पाया। इतना स्ट्रांग कैसे? क्या ये वही स्ट्रेंज पावर है? उसके दिमाग में वो सीन फ्लैश हुआ जब जेडन ने शिन को पकड़ने वाले रेड कलर गैंग मेंबर्स को एक ही पोजीशन से उड़ा दिया था। तुम पहले से तेज हो गैरी, जेडन बोला। इतने कम टाइम में इतना इम्प्रेसिव है। सीरियसली, तुम अभी भी खड़े कैसे हो? इतनी पावर इस्तेमाल की थी, तुम्हें काफी देर तक अनकॉन्शियस रहना चाहिए था। ये अब तक का सबसे पावरफुल हिट था जो गैरी ने लिया था। अपग्रेड से पहले होता तो आधी हेल्थ वहीं उड़ जाती। कंट्रोल इंफॉर्मेशन में शायद उससे भी ज्यादा। लेकिन अभी वह अपने स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेट में था। एक या दो हिट्स और झेल सकता था। वह अब हार मानने वाला नहीं था। अगर जेडन सच में जा रहा था तो गैरी अपनी लिमिट्स जानकर ही रहेगा। यह फाइट अभी शुरू हुई है। ऑल्टर्ड फाइट में सिर्फ ताकत ही सब कुछ नहीं होती। कौन कैसे मूव करता है, कैसे अटैक करता है, उसकी स्पेशल ट्रेट्स क्या है, ये सारी चीजें उतनी ही अहम होती हैं। गैरी ने जेडन टाइगर को टीवी पर कई बार देखा था। व्हाइट टाइगर ऑल्टर्ड के फाइट्स के हाइलाइट्स तो उसने पाउट्यूब पर अनगिनत बार देखे थे। लेकिन जैसे कर्क के साथ हुआ था, वैसे ही ये एडवांटेज सिर्फ थ्योरी तक ही सीमित रह गया। स्क्रीन पर रिंग में लड़ता ऑल्टर्ड और असल जिंदगी में लड़ता ऑल्टर्ड, दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। टीवी पर जो दिखाया गया था वो व्हाइट टाइगर ऑल्टर्ड की एक्चुअल लिमिट्स के आसपास भी नहीं था। उसका एक सिंपल पंच ही इतना पावरफुल था कि किसी नॉर्मल इंसान को जिंदगी भर के लिए क्रिपल कर देता। गैरी को नहीं पता था कि ये उसकी फुल पावर है या नहीं, लेकिन एक बात साफ थी, जेडन अपनी ह्यूमन फॉर्म से कहीं ज्यादा डेडली था। स्पिरिट तो है तुम में, जेडन ने कहा, अपनी जगह से हिले बिना। लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इस हालत में फाइट जारी रख सकते हो? गैरी के मुंह से खून टपक रहा था। उसने हल्के से सिर हिलाया। हाँ, वह बोला। हालांकि उसका जवाब उसके बड़े स्नाउट और दांतों की वजह से साफ नहीं था। आवाज रफ थी, लेकिन इंटेंट समझ में आ गया। गैरी को यकीन नहीं हुआ कि वो कल्पना कर रहा है या नहीं। सिर्फ एक स्टेप में जेडन ने बहुत बड़ा डिस्टेंस कवर कर लिया। लग रहा था जैसे वह हवा पर ग्लाइड कर रहा हो। इतना ही नहीं, वह कर्क से भी तेज था। व्हाइट टाइगर चीता से तेज कैसे हो सकता है? यह इम्पॉसिबल होना चाहिए। गैरी ने इंस्टिंक्टिवली अपने आर्म्स से फेस कवर कर लिया, बॉक्सिंग स्टैंस में खुद को ब्रेस करते हुए। लेकिन उसे सिर्फ हवा का झोंका महसूस हुआ। जितनी तेजी से जेडन आगे बढ़ा था, उतनी ही तेजी से वह रुक भी गया। गैरी रिएक्ट ही नहीं कर पाया। अगले ही पल जेडन उसकी साइड में आ चुका था और उसकी रिब्स पर किक मारी। -8 HP। यह हिट पंच जितनी हैवी नहीं थी। क्या वो सोच रहा है कि मैं अभी भी हर्ट हूं, इसलिए इजी ले रहा है? या फिर क्या वो उस भारी हिट को लगातार यूज नहीं कर सकता? दर्द सहते हुए गैरी ने भी अपनी लेग स्विंग की। उसने पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन जेडन पहले ही कंक्रीट में अपने क्लॉज गाड़ चुका था। उसकी मसल्स टेंस थीं। अगले ही पल जमीन का एक बड़ा टुकड़ा उखड़कर हवा में उड़ गया। गैरी की लेग उस कंक्रीट से टकराई। टुकड़ा टूट गया, लेकिन गैरी खुद भी हर्ट हुआ। -2 HP पेन ज्यादा नहीं था, लेकिन इम्पैक्ट ने उसे स्लो कर दिया। डिब्री हवा में उड़ रहा था। उसकी विजन मैस हो गई। अगले ही सेकंड उसकी आंखें कुछ नहीं देख पा रही थीं, लेकिन उसके कानों ने कुछ पकड़ लिया। कुछ उसकी तरफ आ रहा था। गैरी ने अपने फोरआर्म्स ऊपर उठाए, ब्लॉक करने के लिए और पोजीशन बदलने की कोशिश की। लेकिन उससे पहले ही कुछ उसकी टफ हाइड को चीरता हुआ अंदर घुसा। गर्म खून जमीन पर गिरने लगा। -8 HP। -8 HP अटैक अजीब था। हवा को चीरती आवाज अचानक थमी, और जब गैरी ने देखा, जेडन उसके पास था ही नहीं। वह करीब 5 मीटर्स दूर खड़ा था। अगर वो पास नहीं था, तो उसने मुझे मारा कैसे? गैरी के दिमाग में वो सीन फ्लैश हुआ। जेडन ने रेड कलर गैंग मेंबर्स पर रेंज्ड अटैक किया था। उसने वही टेक्निक अभी मुझ पर यूज की। मैं उसे सिर्फ व्हाइट टाइगर समझने की गलती कर रहा हूं। गैरी ने खुद को डांटा। ऑल्टर्ड आज के एनिमल्स पर बेस्ड नहीं होते, और ऊपर से वो बिल्कुल अलग टाइप का ऑल्टर्ड है। मुझे हैरान नहीं होना चाहिए कि वो कर्क से तेज है, या कि वो ऐसी स्ट्रेंज चीजें कर सकता है। जेडन ने टाइम वेस्ट नहीं किया। अटैक्स की बराज शुरू हो गई। अब गैरी साफ देख पा रहा था। जेडन हवा को चीरते हुए डिस्टेंस अटैक्स बना रहा था। इनविजिबल स्लैशेस उसकी तरफ आ रही थी। गैरी ने अपनी ऑलरेडी इंजर्ड फोरआर्म उठाई। एक और अटैक लगा।
ब्लेड से भी शार्प। वेयरवुल्फ हाइड स्ट्रांग थी, लेकिन ये शार्प इनफ थी कि असहनीय दर्द दे सके। कोई हैरानी नहीं, इसी से उसने गैंग मेंबर्स को बीच से काट दिया था। -8 HP गैरी ने डिस्टेंस बनाने की कोशिश की। इन विंड स्ट्राइक्स की सबसे खतरनाक बात यही थी, उन्हें देख पाना लगभग इम्पॉसिबल था। वे हवा को हल्का डिस्टॉर्ट करते हुए आगे बढ़ते थे। भागते हुए गैरी अटैक्स डॉज करता गया। फिर उसने हिम्मत की और दोबारा जेडन की तरफ चार्ज किया। मुझे उससे पूछना पड़ेगा, जेडन ने सोचा कि वो इन स्लैशेस से बच कैसे रहा है जब वो उन्हें देख ही नहीं सकता। सिन, तुम्हारा ये छोटा बॉयफ्रेंड हर बार सरप्राइज कर देता है। अगर गैरी गैंग वॉर से पहले वाला होता तो उसकी पुरानी स्पीड कभी भी इन अटैक्स को फॉलो नहीं कर पाती। एक बार फिर वह कर्क का शुक्रिया अदा कर रहा था। दूसरी वजह, उसके कान। जब जेडन की हैंड से विंड स्ट्राइक निकलती, गैरी उस आवाज को सुन लेता और समझ जाता किधर नहीं जाना है। फास्टर, मुझे और तेज होना होगा। मैंने अभी तक अपनी फुल स्पीड यूज ही नहीं की। गैरी ने जमीन को टच करते ही अपने पैरों को पूरी ताकत से पुश किया। उसने अपने शरीर के हर हिस्से से ताकत खींची, यहां तक कि टो से भी। रोल, डॉज, साइड स्टेप्स, उसके दिमाग में कर्क की इमेज थी। परफेक्ट टाइमिंग। गैरी एक तरफ से लीप किया, क्लॉज आगे बढ़े सीधे जेडन के लिए। लेकिन ठीक उसी पल जब लग रहा था कि उसके क्लॉज जेडन के फेस तक पहुंच जाएंगे, उसका आर्म अपने आप ऊपर उठ गया। एक और पावरफुल गस्ट ऑफ विंड, और अगले ही सेकंड एक ब्रूटल किक उसके स्टमक पर लगी। गैरी सुपरमार्केट कार पार्क के आर पार उड़ गया। -60 हेल्थ। 16 जमीन पर गिरते ही गैरी ने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कैंसिल कर दी। वह स्टबर्न था लेकिन बेवकूफ नहीं। अगर फाइट जारी रखता तो पूरी हेल्थ खो देता। लास्ट स्टैंड यूज करना भी बेकार था। उसे भरोसा नहीं था कि वो उस 1 मिनट में जेडन को हिट कर पाएगा। गैरी को नॉर्मल फॉर्म में देखकर जेडन भी रिवर्ट हो गया। उसने गैरी के शूज उठाए और उसके पास आ गया। तुमने मेरी उम्मीद से कहीं बेहतर किया, जेडन बोला। शायद तुम डिसअपॉइंटेड हो, लेकिन मत हो। लेकिन एक बात साफ है, जब तक तुम गैंग बिजनेस में हो, मैं शिन को तुम्हारे भरोसे नहीं छोड़ सकता। मैं चाहता हूं मेरी छोटी बहन सेफ रहे। फिर वह मुस्कुरा, लेकिन तुम एक डम टीनेजर हो, और बिलीव इट और नॉट, मैं भी कभी ऐसा ही था। तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि तुम मेरी वॉइस ऑफ रीजन सुन लो। तुम दोनों चाहते हो, है ना? पावर भी और शिन भी। डील यह है, जिस दिन तुम सच में मुझे हरा दोगे, उस दिन तुम्हें मेरी ब्लेसिंग मिल जाएगी। जेडन ने हाथ आगे बढ़ाया।